जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। तेजस्वी बोले कि जब पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, ये राष्ट्रहित में है। तेलंगाना में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर प्रभाकर चौथी ने तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट व पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में बसपा ज्वाइन की। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी व पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार जी की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी के विस्तार पर चर्चा हुई। देश में इस साल अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तहत गठित एक्सपर्ट पैनल ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर पहुंच सकती है। कमेटी ने इस दौरान बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे को भी बड़ों के समान ही खतरा है। सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए सरकार नया प्रोग्राम तैयार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, पावर ग्रिड पाइपलाइन समेत 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी संपत्तियों की योजना को मोदी सरकार अंतिम रूप दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से अफगानिस्तान मामले को लेकर 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार अफगानिस्तान मसले पर लेकर विपक्ष को जानकारी देगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अफगान के लोग देश छोड़कर आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित में जारी एक बयान के जरिए बीजेपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश प्रदेश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। भाजपा, आरएसएस दोनों सिर्फ नफरत की राजनीति चला रहे हैं। समाज को बांटने का जहर फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी को हिंदू शब्द को हाईजैक करने की अनुमति नहीं देंगे। रावत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा ने हिंदू धर्म को इसके मूल तत्वों से दूर कर दिया है और इसे हिंदुत्व तक सीमित कर दिया है। वे अपने मूल्यों में हिंदू है। वे सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हिंदू शब्द को हाईजैक नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के नाते वे वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भाजपा सर्वधर्म झगड़ा भाव में विश्वास करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टिप्पणी के एक दिन बाद उन पर हमला बोलते हुए खुद को शिवसेना के प्रति वफादार बताया। उन्होंने कहा कि राणे की टिप्पणी का उद्देश्य महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में भ्रम उत्पन्न करना है। राणे ने कहा था कि शिंदे शिवसेना से ऊब गए हैं और यदि वह आना चाहे तो भाजपा में उनका स्वागत है। राणे के बयान को खारिज करते हुए शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इसका आधार समझ नहीं आता। उन्होंने कहा वे शिवसेना के साथ अत्यंत प्रसन्न हैं और वे उनके मंत्रालय का काम सुगमता से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 2 दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर कड़े अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी समूह के फाइनेंसिस की जांच में अलगाववादी नेताओं की कथित संलिप्तता का संकेत मिलता है। जिन नेताओं ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले कल्याण सिंह के हाल ही में निधन के बाद लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। इस बीच उनके शव के अंतिम दर्शन की एक तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि राष्ट्र ध्वज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को रखा गया है। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। लोकल सर्किल की तरफ से हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में लगभग 53% अभिभावक अगस्त या सितंबर में स्कूल फिर से खोले जाने के पक्ष में है, जबकि 44% इसके खिलाफ है। ये निष्कर्ष इसके जून के सर्वेक्षण के एकदम विपरीत है।
जब 76% माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, जो आंकड़ा पिछले 2 महीनों में लगभग 30% घट गया है। और अब केवल 20% अभिभावक चाहते थे कि स्कूल जुलाई 2021 तक खुल जाए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच स्कूल परिसरों को फिर से खोलने पर हो रही चर्चा का तत्काल कोई जवाब नहीं है। सेन ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों के बंद रहने से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर स्कूल फिर से खुलते हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सेन अभी थॉमस डब्ल्यू लेमोंट विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है। मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कंपनी पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स ने लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा पहला मूविंग सिनेमा थिएटर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हर क्षेत्र के लोगों को डिजिटल सिनेमा का अनुभव देना है। 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये इन्फ्लेटेबल थिएटर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला मूविंग सिनेमा थिएटर बन गया है। लेह के एनएसडी ग्राउंड में इसे लगाया गया, जहां स्पेशल गेस्ट के रूप में लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष थुपस्तान चेवांग और एक्टर पंकज त्रिपाठी पहुंचे। भारतीय सेना के एक सिलेक्शन बोर्ड ने गणना योग्य सेवा के 26 साल पूरे होने के बाद 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने का रास्ता साफ कर दिया है। ये पहली बार है कि कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफ इंजीनियर्स के साथ सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर मंजूरी दी गई है। पहले कर्नल के पद पर प्रमोशन केवल आर्मी मेडिकल कोर यानी कि SMC, जज एडवोकेट जनरल JAG और सेना शिक्षा कोर यानी कि AEC के महिला अधिकारियों के लिए लागू थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पैदा हुए संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त देश से अपने बलों की वापसी के कदम को सही ठहराते हुए कहा कि इतिहास में यह कदम तार्किक और उचित निर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की आलोचना हो रही है, क्योंकि बलों के लौटने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण देश में अराजकता का माहौल है। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के बारे में पूरी दुनिया जान गई है। इससे जुड़े अपने मंसूबे पर पूरे करने के लिए अब चीन बड़े स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि चीन में मिसाइलों को सुरक्षित रखने और वक्त आने पर लॉन्च करने के लिए साइलो साइट तैयार किए जा रहे हैं। अब वो इन्हीं साइट पर नया परमाणु प्रोडक्शन करने के साथ साथ नई कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर रहा है। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित है। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट के बिजनेस पर हुआ है। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट और इसके जैसे कई प्रोडक्ट शामिल है। अब इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एक हफ्ते के भीतर ड्राई फ्रूट्स 40% तक महंगे हो चुके हैं, यानी प्रति किलो 200 से 400 रुपये की बढ़ोतरी। देश के पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख में रविवार को बाढ़ के हालात बन गए। केंद्र शासित प्रदेश के रंबक गांव के करीब कुछ दिन पहले एक कृत्रिम झील बन गई थी। ये झील अचानक फट गई, जिसके बाद ढेर सारा मलबा नदी में जा गिरा और नदी का रास्ता रुक गया। नदी का रास्ता रुकने के बाद पानी गांव में घुस गया और लोगों की फसलें तबाह हो गई। बाढ़ ने जांस्कार नदी पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी फौज को 31 अगस्त तक हटाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग देश छोड़ने के लिए विवश है। ऐसे में काबुल हवाई अड्डे पर भारी तादाद में लोग मौजूद है। इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कतर में बैठकर अमेरिका को धमकी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे को अपने अधिकार में रखा है, ताकि सैन्य विमानों समेत अन्य विमान उड़ान भर सके। काबुल में अभी अमेरिका के करीब 6000 सैनिक तैनात है। तालिबान ने बेशक काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां कब्जे का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सका, न 20 साल पहले और न ही अब। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके अब विद्रोहियों के गढ़ पंशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक करारा झटका लगा है। खैबर की पंशीर के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया और 300 तालिबानियों को मार गिराया। पंशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मारा है, बल्कि कईयों को बंदी भी बना लिया है। BBC की पत्रकार याल्दा हकीम के
रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तालिबानियों की तस्वीर ट्वीट की है और उन्होंने लिखा है कि तालिबान विरोधी मूवमेंट ने उन्हें बताया कि ये बगलान प्रांत के अंद्राब में युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए तालिबानी कैदी है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ टीम के अगले मुख्य कोच बन सकते हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार राठौड़ रवि शास्त्री का उत्तराधिकारी बनने के प्रबल दावेदार हैं। शास्त्री का कार्यकाल इस साल दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो रहा है। राठौड़ फिलहाल टीम के साथ इंग्लैंड में है। वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली ने ट्वीट किया है कि राठौड़ मुख्य कोच बनने के सबसे मजबूत दावेदार है। इस बीच कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन राठौड़ का पलड़ा सबसे भारी बताया जा रहा है। फिल्मकार विशाल भारद्वाज ने अपनी नई फिल्म कुत्ते की घोषणा की है, जिसके साथ ही उनके बेटे आसमान भारद्वाज निर्देशन की दुनिया में कदम रखेंगे। इसमें अर्जुन कपूर, कोंकणा सेन, नसीरुद्दीन शाह तब्बू, राधिका मदान, कुमुद मिश्रा और शार्दुल भारद्वाज फिल्म में नजर आएंगे। बेटे के साथ पहली बार काम कर रहे विशाल भारद्वाज ने फिल्म कुत्ते को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि वो ये देखने के लिए उत्साहित है कि वो कैसा काम करते हैं। मेगास्टार अमिताभ बच्चन की झूठ की थिएटर रिलीज पर सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म के OTT राइट्स 33 करोड़ में बेचे जाने की खबर है। माना जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में थिएटर खोलने में और देरी हुई तो शायद झुंड अमिताभ की ऐसी दूसरी फिल्म बनेगी जो सीधे OTT पर जाएगी। इससे पहले अमिताभ की गुलाबो सिताबो OTT पर रिलीज हो चुकी है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास दिन पर उन्हें मशहूर हस्तियों, दुनिया भर में मौजूद अपने फैंस और फॉलोअर्स से शुभकामनाएं मिल रही है। कई फिल्मी हस्तियों और अभिनेताओं के प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। #HBD मेगास्टार चिरंजीवी ये इस समय ट्रेंड कर रहा है। KGF चैप्टर 2 के निर्माताओं ने ऐलान किया है कि फिल्म अब 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में दक्षिण के स्टार यश मुख्य भूमिका में है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित फिल्म को इस साल जुलाई में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसकी रिलीज को टाल दिया गया है। KGF चैप्टर 2 के बैनर होम वाले फिल्म्स ने ट्विटर पर नई तारीख का ऐलान किया है।